केस 1 में मिल सकता है हमको। केस 1 में नो सोल्यूशन कब मिलेगा, देखिए केस 1 का ग्राफ हम लोग फिर से निकाल रहे हैं। ये है मॉड ऑफ x माइनस वन, दिस इज मॉड ऑफ x माइनस वन, तो मॉड ऑफ x माइनस वन प्लस ए कुछ ऊपर जाएगा क्योंकि a पॉजिटिव है। ये वाला पॉइंट है a, ठीक है। अभी अगर y इक्वल टू 4 यहाँ पे लाई कर गया, सी देखो y इक्वल टू 4 तो पॉजिटिव हो गया, नीचे तो कभी जा नहीं सकता, लेकिन y इक्वल टू 4 अगर a के नीचे आ गया तो हमारा काम बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है? मतलब इफेक्टिवली 4 लेस देन a पे हमारा काम बन जाएगा, मतलब a ग्रेटर देन 4 पे हमारा काम बनेगा। लेकिन बात समझिए कि केस 1 में अजम्पशन ही है कि a पॉजिटिव है। देखो केस 1 का ग्राफ का अजम्पशन ही है कि a पॉजिटिव होना चाहिए, एंड ऑफ कोर्स a ग्रेटर देन 4 मतलब a पॉजिटिव तो हो ही जाता है, मतलब a ग्रेटर देन 4 रहा, पॉजिटिव ऑटोमेटिकली हो गया है, तो a ग्रेटर देन 4 के लिए हमें नो सोल्यूशन मिलेगा। देखो यहाँ पे 4 अगर यहाँ पे ला कर रहे हैं तो कहीं पे ग्राफ को कट ही नहीं कर रहा है, मतलब a ग्रेटर देन 4 के लिए नो सोल्यूशन, मतलब a बिलोंग्स टू 4 टू इन्फिनिटी के लिए नो सोल्यूशन। सर व्हाट अबाउट a इक्वल टू 4, देखो a इक्वल टू 4 के लिए तो एक सोल्यूशन मिलेगा, तो a इक्वल टू 4 को इंक्लूड नहीं कर सकते, मतलब 4 को एक्सक्लूड ही रखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है सब लोग को? तो ये था भाई क्वेश्चन नंबर 27। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्या बोल रहा है देखते हैं क्वेश्चन 28 में। क्वेश्चन 28 इज टेलिंग एफ एक्स इक्वल टू है x इंटू टू टू द पावर x माइनस वन इंटू कॉस एक्स, एंड जी एक्स इक्वल टू है टू टू द पावर x इंटू साइन ऑफ ln2 डिवाइडेड बाय टू टू द पावर x। ओके, एनीवे एक एक करके ऑप्शन चेक करना पड़ेगा क्योंकि सब ऑप्शंस में कुछ कुछ अलग पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन में वो पूछा है लिमिट x टेंड्स टू जीरो एफ एक्स क्या होगा। अभी देखो लिमिट x टेंड्स टू जीरो एफ एक्स, एक मिनट, x इंटू टू टू द पावर x माइनस वन डिवाइडेड बाई ये 1 माइनस कॉस एक्स था, सिर्फ कॉस एक्स नहीं था, ठीक है ओके। इक्वल टू होगा लिमिट x टेंड्स टू जीरो x इंटू टू टू द पावर x माइनस वन बाय 1 माइनस कॉस एक्स है ना, तो इसको मैं क्या करता हूँ इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x करता हूँ। चलेगा ऐसे? सर इससे फायदा क्या होगा, इस लिमिट को मैं L1 बोलता हूँ और इस लिमिट को मैं L2 बोलता हूँ, तो ये L1 डिवाइडेड बाय L2 हो जाएगा। L1 इक्वल टू क्या होगा, L1 इक्वल टू होगा लिमिट x टेंड्स टू जीरो टू टू द पावर x माइनस वन बाय एक्स। है इसका क्या आंसर होगा, अरे भाई लिमिट x टेंड्स टू जीरो a टू द पावर x माइनस वन बाय एक्स का आंसर क्या होता है, वो होता है ln a, तो इसका तो आंसर ln a मतलब ln2 हो जाएगा। फिर L2 क्या है, L2 है लिमिट x टेंड्स टू जीरो डिवीजन में, मतलब 1 माइनस कॉस एक्स बाय एक्स स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू जीरो 1 माइनस कॉस एक्स बाय एक्स स्क्वायर कितना होता है, हाफ होता है। मतलब इफेक्टिवली फंक्शन का लिमिट हो जाएगा L1 डिवाइडेड बाय L2, मतलब ये हो जाएगा L का आंसर होगा ln2 डिवाइडेड बाय हाफ, मतलब वो हो जाएगा 2 ln2। बात समझ में आ रहा है? लेकिन आंसर में तो उसने ln2 ही दिया, मतलब ए ऑप्शन गलत है। लेकिन ये बात समझने का कोशिश कीजिए कि सी ऑप्शन में लिमिट x टेंड्स टू जीरो एफ एक्स 2 ln2 दिया, तो ए गलत होगा लेकिन सी ऑप्शन सही होगा। ये तो बात सबको समझ में आ गई होगी। अभी लिमिट x टेंड्स टू जीरो जी एक्स निकालना है, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू जीरो जी एक्स इक्वल टू होगा लिमिट x टेंड्स टू जीरो जी एक्स, मतलब ये होगा टू टू द पावर x इंटू साइन ऑफ ln2 डिवाइडेड बाय टू टू द पावर x। ओके, होप दिस मेक्स सेंस टू एवरीवन। ओके, ओ ये तो x टेंड्स टू जीरो नहीं है भाई, ये तो x टेंड्स टू इन्फिनिटी है b और d में, तो ठीक है x टेंड्स टू इन्फिनिटी ले लेते, क्या फर्क पड़ेगा। सर इसका क्या करें भाई, ये तो बड़ा सिंपल है, इसको ln2 से डिवाइड करो, ln2 से मल्टीप्लाई करो। सर इससे क्या फायदा होगा, अभी ये टू टू द पावर x बाय ln2 जो है इसको अपॉन ln2 डिवाइडेड बाय टू टू द पावर x भी लिख सकते हो। सर हाँ ऐसे तो लिख सकते हैं। अभी क्या करो, इस लिमिट को इवेल्युएट करने के लिए ln2 डिवाइडेड बाय टू टू द पावर x को t मान लो। सर उससे क्या फायदा होगा, देखो x टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो टू टू द पावर इन्फिनिटी होगा इन्फिनिटी, ln2 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, ln2 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी मतलब ये हो जाएगा जीरो, समथिंग बाय इन्फिनिटी तो जीरो होना चाहिए। तो इफेक्टिवली ये जो होगा ना x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, लेकिन आपका इस केस में लिमिट t इज टेंडिंग टू जीरो। बात समझ में आ रहा है, x इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो t इज टेंडिंग टू जीरो, और ये लिमिट क्या हो रहा है t टेंड्स टू जीरो साइन ऑफ ln2 बाय टू टू द पावर x, मतलब ये हो रहा है साइन ऑफ t डिवाइडेड बाय t, साइन t बाय t इंटू ln2 आ रहा है। देखो लिमिट t टेंड्स टू जीरो साइन t बाय t क्या होगा, ये होगा 1, ये होगा 1 इंटू ln2 मतलब इक्वल टू ln2 होगा। अभी देखिए बी ऑप्शन में बोला है 2 ln2, सेकंड ऑप्शन में वो तो गलत है, फोर्थ ऑप्शन में बोला है ln2 मतलब फोर्थ ऑप्शन सही है। बात समझ में आ रहा है भाई सब लोग?
तो अभी क्वेश्चन 29 देखते हैं, क्या बोला क्वेश्चन 29 में, एफ ऑफ एन इक्वल टू के प्लस वन की पावर एन प्लस के माइनस वन की पावर एन डिवाइडेड बाय 2k की पावर एन। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया है कि k इज़ अ पॉजिटिव रियल नंबर। देखो k बिलोंग्स टू r प्लस बोला है, और हमें पूछा है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन, मतलब इसका लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पूछा है। ऑफ कोर्स अलग अलग केसेस में पूछा है, एक बार k इक्वल टू 1 के लिए, एक बार k ग्रेटर देन के लिए, एक बार k बिलोंग्स टू 0 to 1 के लिए। सबसे पहले मैं k इक्वल टू 1 लेके देखूंगा। k इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा, देखो k इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1, 1 माइनस 1 इज एग्जैक्टली 0। भाई n में टेंड टू इन्फिनिटी, बट n नेवर बिकम्स इन्फिनिटी, वेयर एज k माइनस 1 हैज बिकम इक्वल टू 0। देखो दिस इज एग्जैक्टली 0, दिस इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जो पावर में है। पावर कितना भी टेंडिंग टू इन्फिनिटी कोशिश करे, इन्फिनिटी कभी बनेगा नहीं। तो 0 टू दी पावर एनीथिंग विल बी 0 ओनली, तो इतना पोर्शन 0 बन जाएगा उसमें। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ k प्लस 1 की पावर n प्लस k माइनस 1 की पावर n बाय 2k की पावर n, वेयर k इक्वल टू 1, k इक्वल टू 1 की बात कर रहे हैं। ये तो 0 हो जाएगा, इतना वाला पोर्शन, दिस पोर्शन बिकम 0। फिर k इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट करो, ये बन जाएगा 2 टू दी पावर n। यहाँ पे k इक्वल टू 1 पुट करो, ये भी बन जाएगा 2 टू दी पावर n, 2 टू दी पावर n अपॉन 2 टू दी पावर n, मतलब ये बन जाएगा इक्वल टू 1। दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो जब k एग्जैक्टली इक्वल टू 1 है, तब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाओ या मत लगाओ, कुछ भी करो, आंसर 1 ही आने वाला है। इज दिस क्लियर विथ एवरीवन? फिर आगे बढ़ते k ग्रेटर देन 1 वाला केस लेते हैं। देखो k ग्रेटर देन 1, अभी देखो ये वाला जो क्वांटिटी है, कैन आई राइट इट एज k प्लस 1 बाय 2k की पावर n प्लस k माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2k की पावर n। दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अभी ये बात समझने की कोशिश करो कि जब k ग्रेटर देन 1 होता है, तब k प्लस 1 बड़ा होगा या 2k बड़ा होगा, ये देखते हैं। मतलब k प्लस 1 बड़ा है या 2k बड़ा है, मतलब लेट अस जस्ट चेक कि k प्लस 1 ग्रेटर देन 2k हो रहा है क्या। इफ k प्लस 1 वुड हैव बीन ग्रेटर देन 2k, तो 2k सब्सट्रैक्ट करो, दैट मीन्स 1 माइनस k वुड हैव बीन ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स 1 वुड हैव बीन ग्रेटर देन k, दैट मीन्स k वुड हैव बीन लेस देन 1। लेकिन हमारा तो k ग्रेटर देन 1 है, मतलब हमारा एजम्पशन गलत था, मतलब k प्लस 1 ग्रेटर देन 2k नहीं है, रादर k प्लस 1 इज लेस देन 2k। दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अभी k प्लस 2k, मतलब ये वाला ओरिजिनल एजम्पशन गलत था। अच्छा, k प्लस 1 लेस देन 2k, अभी 2k से डिवाइड करते दोनों साइड। सर 2k निगेटिव हुआ तो भाई क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि k इज अ रियल नंबर, k इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, k बिलोंग्स टू r प्लस, तो 2k से डिवाइड कीजिए, ये हो जाएगा k प्लस 1 बाय 2k इज लेस देन 1। सर दैट इज वेरी मच अप्रिशिएबल, बट व्हाट इज यूज ऑफ डूइंग दिस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? भाई दिस k प्लस 1 बाय 2k इज लेस देन 1, मतलब दिस इज सम फ्रैक्शन, और n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी बोला है, फ्रैक्शन टू द पावर इन्फिनिटी तो 0 होता है। बात समझ में आ रहा है? मैं फिर से बोल रहा हूँ, k प्लस 1 बाय 2k की पावर k प्लस 1 बाय 2k लेस देन 1 है, तो k प्लस 1 बाय 2k की पावर n एज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, दिस विल बिकम इक्वल टू 0। ये बात समझने की कोशिश करो, क्योंकि k लेस देन 1 मतलब वो एक फ्रैक्शन है। ऑफ कोर्स k पॉजिटिव क्वांटिटी तक तो k प्लस 1 बाय 2k भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। एक पॉजिटिव क्वांटिटी 1 से छोटा है, मतलब वो एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन की पावर देखो n टेंड्स टू इन्फिनिटी, फ्रैक्शन की पावर इन्फिनिटी तो 0 होता है, ये हम लोगों को पता है, मतलब इतना वाला क्वांटिटी 0 हो गया। सिमिलरली आप देख लेंगे ना, तो अभी ये बात समझने की कोशिश करो कि k प्लस 1 अगर 2k से छोटा है, तो k माइनस 1 भी तो 2k से छोटा होगा, क्योंकि k प्लस 1 में से 2 हटाने के बाद 2k, k माइनस 1 itself is less than k plus 1, k plus 1 is itself less than 2k, that means k minus 1 is less than 2k। फिर से 2k से डिवाइड करो तो k minus 1 by 2k less than 1 आएगा, मतलब एक फ्रैक्शन आएगा। बात समझ में आ रहा है? फ्रैक्शन की पावर इन्फिनिटी कितना होगा, अगेन फ्रैक्शन की पावर इन्फिनिटी, इसकी पावर n लगाएगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये वाली क्वांटिटी बन जाएगी इक्वल टू 0। बात समझ में आ रहा है? तो f ऑफ n में क्या आएगा, 0 प्लस 0, मतलब इसका आंसर आएगा 0। बात समझ में आ रहा है? मतलब k ग्रेटर देन 1 है, दैट इज डी ऑप्शन, k बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी, तब आंसर आ रहा है हमारा 0 प्लस 0, मतलब इक्वल टू 0। बात समझ में आ रहा है भाई सब लोगों को? फिर ऑब्वियस की बात है, व्हेन k बिलोंग्स टू 0 टू 1 होगा, तब सिनेरियो पूरा उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा था, k प्लस 1 बाय 2k लेस देन 1 हो रहा था, तो यहाँ पे k प्लस 1 बाय 2k ग्रेटर देन 1 होगा। एक नंबर जो कि ग्रेटर देन 1 है, उसकी पावर इन्फिनिटी की जाए, देखो एनी नंबर की पावर इन्फिनिटी नहीं होता है। इफ दैट नंबर इज अ फ्रैक्शन, और इन शॉर्ट इफ दैट नंबर इज लेस देन 1, और इन शॉर्ट दैट नंबर इज बिटवीन 0 to 1, तो उसका पावर इन्फिनिटी करने पे 0 बनता है। लेकिन कोई नंबर ग्रेटर देन 1 है, उसकी पावर इन्फिनिटी की जाए तो आंसर आता है इन्फिनिटी। सिमिलरली देखो यहाँ पे k माइनस 1 बाय 2k लेस देन 1 आया था,
तो इस पर्टिकुलर केस में एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा, k माइनस वन बाई टू के वुड बी ग्रेटर देन वन, उसकी पावर n करो तो ये हो जाएगा k माइनस वन बाई टू के की पावर n, वेयर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, दिस विल बिकम इक्वल टू, भाई ये जीरो नहीं, ये इन्फिनिटी, दिस विल आल्सो बिकम इक्वल टू इन्फिनिटी। क्लियर है भाई सब लोग को? तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी मतलब ये भी इन्फिनिटी, मतलब ये पर्टिकुलर केस में व्हेन k बिलोंग्स टू 0 to 1, उस केस में आंसर आएगा इन्फिनिटी। बात क्लियर है सब लोग को? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वेल an प्लस टू इक्वल टू बोला गया है an प्लस an प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। मतलब देखो कोई भी एक नंबर है ना, वो प्रीवियस दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन है। an plus 2 is an plus 2th number is n plus 2th number, n plus 2th number is nth number plus n plus 1th number by 2, मतलब वो प्रीवियस दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन होता है। अभी क्या करेंगे, देखो मुझे a2 निकालना है, तो a2 विल बी नथिंग बट कैन आई से a0 प्लस a1 डिवाइडेड बाय 2, सो दैट मेक्स सेंस। a0 कितना है, a0 0 है, a2 1 है, नहीं, अच्छा सॉरी, शुरुआत n इक्वल टू 0 से नहीं हो रही ना, शुरुआत n इक्वल टू 1 से की जा रही है, तो n इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट करो तो आ जाएगा a3 इक्वल टू आएगा a1 प्लस a2 बाई टू। a1 का वैल्यू 0 है, a2 का वैल्यू 1 है, तो आ जाएगा हाफ। सिमिलरली a4 आ जाएगा a2 प्लस a3 बाई टू अकॉर्डिंग टू द सेम डेफिनेशन, तो ये आ जाएगा a2 1 है, a3 हाफ है, तो आ जाएगा 1 प्लस हाफ बाई टू, मतलब 3 बाई टू अपॉन टू, मतलब ये हो जाएगा 3 बाई 4। a5 है a3 प्लस a4 बाई टू, मतलब ये है हाफ प्लस 3 बाई 4 बाई टू, मतलब ये हो जाएगा 2 बाई 4 प्लस 3 बाई 4 5 बाई 4, 5 बाई 4 बाई टू, मतलब ये हो जाएगा 5 बाई 8। फिर a6 भी निकाल लेंगे, a6 हो जाएगा a4 प्लस a5 बाई टू, मतलब ये हो जाएगा a4 इज 3 बाई 4 प्लस 5 बाई 8 बाई टू, 3 बाई 4 मतलब 6 बाई 8 प्लस 5 बाई 8 11 बाई 8 बाई टू, मतलब ये हो जाएगा 11 बाई 16। करेक्ट सर? के आप सारे के सारे वैल्यूज निकालेंगे, आपको n टेंड्स टू इन्फिनिटी वाला वैल्यू निकालना है। देखिए he has asked me n tends to infinity an, मतलब इन्फानाइट, सी he has not asked me फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, उसने इन्फानाइट नंबर का टर्म पूछा। तो सर क्या आप ऐसे कैलकुलेट करते जाएंगे? बिल्कुल नहीं कैलकुलेट करूँगा, मैं एक पैटर्न बनाऊंगा। देखो a2 का वैल्यू 1 था, ये क्वेश्चन में दिया गया था। अभी देखो 1 हाफ 3 बाई 4, मतलब देखो आपका सीक्वेंस बन रहा है समथिंग लाइक 1 हाफ 3 बाई 4 5 बाई 8 11 बाई 16, ऐसा टर्म बन रहा है। अभी देखो 1 से हाफ कैसे मिलता है, जब मैं हाफ सब्सट्रैक्ट करूँ उसमें से। हाफ से 3 बाई 4 कैसे मिलेगा, जब मैं उसमें 1 बाई 4 ऐड करूँ। 3 बाई 4 से 5 बाई 8 कैसे मिलेगा, देखिए 3 बाई 4 है 6 बाई 8, 6 बाई 8 से 5 बाई 8 कैसे मिलता है, जब 1 बाई 8 सब्सट्रैक्ट करूँ। 5 बाई 8 है 10 बाई 16, 10 बाई 16 से 11 बाई 16 कैसे मिलता है, जब 1 बाई 16 ऐड करूँ। मतलब एक पैटर्न बन रहा है, समझ में आ रहा है क्या? मतलब मेरा जो नंबर है ना, एनी नंबर दैट आई वांट से मुझे यहाँ तक आना है, तो मुझे यहाँ तक आना है, तो कहने से दैट विल बी नथिंग बट 1, फिर आगे माइनस हाफ करना होगा, फिर आगे प्लस 1 बाई 4 करना होगा, फिर आगे माइनस 1 बाई 8 करना होगा, फिर आगे प्लस 1 बाई 16 करना होगा, तब जाकर के मुझे 11 बाई 16 मिलेगा। बात समझ पा रहे हो? लेकिन ऐसा मुझे तब करना पड़ा जब मुझे छठे नंबर का टर्म निकालना है। मुझे जब इन्फानाइट नंबर का टर्म निकालना है, तो मुझे ये एडिशन कब तक कंटिन्यू करना पड़ेगा? 4 5 6 टर्म्स तक नहीं, इन्फानाइट टर्म्स तक कंटिन्यू करना पड़ेगा। जब मुझे छठा टर्म चाहिए था, तब मुझे 5 टर्म्स तक कंटिन्यू करना पड़ा। जब इन्फानाइट है, जब an वेयर n टेंड्स टू इन्फिनिटी चाहिए, मतलब इन्फानाइट नंबर का टर्म चाहिए, तो वो वाला टर्म के लिए इन्फिनिटी माइनस वन भी तो इन्फिनिटी होता है, मतलब इन्फानाइट टर्म्स तक ये प्रोग्राम चलते रहना चाहिए। मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, मतलब हमारा रिक्वायर्ड क्वांटिटी है, हवर रिक्वायर्ड नंबर इज, मतलब रिक्वायर्ड जो an है एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, वो वाला क्वांटिटी हो जाएगा 1 माइनस हाफ प्लस 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 8 प्लस 1 बाई 16 डॉट डॉट डॉट। सर लेकिन इसमें कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। अरे भाई बन रहा है। दिस इज एन इन्फानाइट जीपी whose first term is 1 and common ratio is minus half. देखिए 1 into minus half into minus half into minus half into minus half. So this is nothing but sum of an infinite GP. Sum of infinite GP होता है a by 1 minus r. a है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, आर मतलब कॉमन रेशियो इज माइनस हाफ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस हाफ मतलब 3/2, तो ये होगा 1/3/2, मतलब इफेक्टिवली an का वैल्यू आया 2/3। बात समझ में आ रहा है भाई सब लोग को? अभी 2/3 क्या होता है? 2/3 होता है अप्रोक्सीमेटली 0.66। अब ये 0.66 ऑप्शन में से कौन कौन सी चीज़ से मैच कर रहा है? इट इज़ ग्रेटर देन 0.6 एंड इट इज़ लेस देन 0.7, तो बी और सी सही होना चाहिए। बात क्लियर है सब लोगों को? हरे कृष्णा। सो लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 31। देखते क्या बोला है क्वेश्चन 31 में।
A polynomial fx contains only terms of odd degree. ठीक है, interesting. If fx is divided by x minus 3, the remainder is 6. Now, of course, you must be knowing remainder theorem. What is the remainder theorem? Remainder theorem says if a polynomial fx is divided by x minus a, the remainder is f of a. But even if somebody does not know remainder theorem, still he can do this question. See what he's telling, fx contains fx is a polynomial containing only odd degree terms. See dividend equal to divisor into quotient plus remainder, इतना तो सब लोगों को पता होता है. Dividend equal to divisor into quotient plus remainder, where degree of remainder always has to be strictly less than degree of divisor. इतना तो सबको पता होता है. अभी हमारा डिविडेंड क्या है? हमारा डिविडेंड है इस केस में एफ एक्स. डिवाइजर क्या है? डिवाइजर है हमारे इस केस में एक्स माइनस थ्री से डिवाइड कर रहे हैं. कोशेंट क्या है मैं जानता नहीं हूँ, कोशेंट को Q1 ऑफ एक्स मानता हूँ. रिमाइंडर कितना है? रिमाइंडर वो बोल रहा है 6 है. सर ये तो समझ गए, लेकिन इससे फायदा क्या होगा? भाई फायदा होगा इसमें, इस इक्वेशन में x इक्वल टू 3 पुट कीजिए. x इक्वल टू 3 पुट कीजिए, क्या आएगा? f ऑफ 3 इक्वल टू 3 माइनस 3 0 इंटू Q1 ऑफ 3. देखो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन था Q1 ऑफ x. क्यों Q1 ऑफ x दुश्मन था? क्योंकि Q1 के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है. सो वी शुड हैव पुट सच वैल्यू ऑफ x सच दैट Q1 डजंट बॉदर अस, दैट इज x इक्वल टू 3. क्योंकि x इक्वल टू 3 पे ये वैल्यू 0 होगा. Then no matter what is Q1 of 3, our answer of this particular term will be 0 only. बात समझ में आ रही है सब लोगों को? तो f of 3 पुट करेंगे तो आएगा 0 plus 6, मतलब f of 3 का वैल्यू आएगा 6. दिस इज क्लियर टू एवरीवन? ठीक है सर, f of 3 का वैल्यू 6 मिला. अभी नाउ सिमिलरली कैन आई से, अच्छा, another thing to understand, what he is telling is this particular polynomial contains only terms of odd degree. Now here I will not go much into explanation, but here f of x contains polynomial, here f of x contains terms of only odd degree. इसका मतलब कहना है f of minus x will be equal to minus fx. सोच लो आप खुद से. fx ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें सिर्फ ऑड डिग्री टर्म्स है. समथिंग लाइक x to the power 7, x to the power 3, x to the power 5, only odd degree terms. Now if you put a minus x instead of x, then you will get f of minus x equal to minus fx. What does this imply? That implies f of minus 3 will be nothing but minus f of 3. f of 3 is 6, so minus f of 3 will be minus 6. That means f of minus 3 will be equal to minus 6. Hope this is understandable to everyone. Okay, so f of minus 3 has turned out to be minus 6. Now what he is asking is, if fx is divided by x square minus 9, then the remainder is g of x. ठीक है, fine. If fx is divided by x square minus 9 means dividend is fx again. Divisor is equal to divisor. Divisor मतलब x square minus 9 into quotient. How much is quotient we don't know. Let us consider q2 of x. Plus remainder. How much is remainder we don't know. But we certainly know that degree of remainder is always less than degree of divisor. Now degree of divisor is 2, so degree of remainder has to be 1 less than degree of divisor. मतलब this has to be ax plus b linear degree. Hope this is clear to everyone. Sir, that is fine, but how is it going to help us? Well, let's put x equal to 3 in this particular equation. Sorry. If you put x equal to 3 in this particular equation, you will get f of 3 equal to 3 square is 9. 9 minus 9 is 0. 0 into anything will be 0. And here we will get 3a plus b. So we have f of 3 equal to 3a plus b, right? But how much is the value of f of 3? f of 3 is 6. See, f of 3 is 6 means we have got 6 equal to 3a plus b. Or in short, 3a plus b equal to 6, correct? Let's call it equation number 1. Now what we will do is, in the same equation we will put, in this particular equation only we will put x equal to minus 3. Let's substitute x equal to minus 3. What we are going to get? f of minus 3 equal to minus 3 ka square is also 9. 9 minus 9 is 0. 0 into anything will be 0. So this term has become 0. Then put x equal to minus 3, that is minus 3a plus b. So f of minus 3 is minus 3a plus b. But how much is f of minus 3? f of minus 3 is minus 6. So we have got b minus 3a equal to minus 6. Hope this is clear to everyone. Now 3a plus b is 6, b minus 3 is minus 6. This is pair of linear equation in two variables. You can add them. What you are going to get, if you add equation 1 and equation 2, 3a gets cancelled, b plus b is 2b. 2b equal to 6 minus 6, 2b equal to 0.
टू बी इक्वल टू जीरो मतलब बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है. Now put b equal to 0 over here. You will get minus 3a equal to minus 6 means a equal to 2. You have got a equal to 2, b equal to 0. But your remainder was neither a nor b. Your remainder was ax plus b. What he is telling in this particular question, that remainder is g of x. Means g of x is nothing but ax plus b, correct? So g of x is equals to ax plus b, where a is 2 and b is 0. So g of x becomes equals to 2x plus 0 means g of x becomes 2x. Hope this makes sense to everyone. Then he has asked us in the question what is g of 2. So put x equal to 2 over here. G of 2 is equal to 2 into 2, that is 4. Clear to everyone? मतलब ये देखो, ये इसमें बहुत ज़्यादा 11-12 का कोई कंसेप्ट नहीं था इस 31st क्वेश्चन में. मेनली ये स्टैंडर्ड 10th का ही कंसेप्ट था इसमें. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 32. What is telling? Let fx be a quadratic polynomial such that f of minus pi equal to f of pi equal to 0 and f of pi by 2 equal to 3 pi square by 4. ठीक है, okay, fine. अच्छा, fx is a quadratic polynomial. Now can I say a quadratic polynomial? We know that a quadratic polynomial whose roots are alpha and beta, a quadratic polynomial whose roots are alpha and beta is given by k, some constant, times x minus alpha into x minus beta. This much we know. Okay, so he is telling that fx is a quadratic polynomial. That means f of x equal to, see what he is telling, f of minus pi is 0 and f of pi is also 0. Now if f of alpha is 0, alpha is said to be root of a polynomial. यहाँ पे f of pi भी 0 है, मतलब f of pi 0 है मतलब pi is a root of polynomial. f of minus pi is 0 means minus pi is also root of polynomial. That means pi and minus pi are roots of this particular polynomial. Clear to everyone? तो fx इक्वल टू हो जाएगा k टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा. तो हो जाएगा k टाइम्स x माइनस अल्फा. अल्फा का वैल्यू क्या है, एक रूट है पाई, इंटू एक्स माइनस बीटा. तो ये हो जाएगा x माइनस ऑफ माइनस पाई, मतलब ये हो जाएगा x प्लस पाई. क्लियर? तो ये हो जाएगा f ऑफ x इक्वल टू k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर. समझ में आ रहा है रे भाई सब लोग? सर आंसर निकल गया भाई. आंसर नहीं निकला अभी तक, ये k का वैल्यू भी तो निकलना पड़ेगा ना. आगे वो क्या बोल रहा है, f ऑफ पाई बाई टू इज 3 पाई स्क्वायर बाई 4. देखो, तो मैं x के जगह पे पाई बाई टू पुट करता हूँ अभी. f ऑफ पाई बाई टू, f ऑफ पाई बाई टू इज नथिंग बट 3 पाई स्क्वायर बाई 4, दैट इज गिवन इन क्वेश्चन, इक्वल टू k टाइम्स पाई बाई टू का स्क्वायर इज पाई स्क्वायर बाई 4. पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस पाई स्क्वायर इज माइनस 3 पाई स्क्वायर बाई 4. Gets cancelled. You get minus k equal to 1. That means you get k equal to minus 1. Clear to everyone? You got k equal to minus 1. Substitute it over here again. You will get f of x equal to minus 1 into x minus pi. That is pi minus x into pi plus x. That is pi square minus x square. This is your f of x. Next what he is asking? अच्छा, next he is asking some question of limits. आगे बढ़ते हैं. He is asking limit, he is not asking, he is telling us that limit x tends to pi f of x into cos sin x into cosec of sin x. देखो, he is not telling cosec x into sin x, that is cosec of sin x. ऐसे मत करना कि cosec x into sin x 1 हो गया भाई. cosec x नहीं है, ये cosec of sin x है. cosec का अंदर का इनपुट ही sin x है इसमें. इक्वल टू के पाई ऐसे बोल रहा है. देखो, एफ एक्स का वैल्यू क्या था, एफ एक्स का वैल्यू अभी अभी हमने निकाला था. एफ एक्स का वैल्यू था हाँ, एफ एक्स का वैल्यू कहा गया, एफ एक्स का वैल्यू था पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. एफ एक्स का वैल्यू था पाई, एफ एक्स का वैल्यू है पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई, यहाँ पे आ रहा है पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ साइन एक्स इंटू कोसेक ऑफ साइन एक्स इक्वल टू, यहाँ पे बोला है के पाई. ठीक है. हाँ. What we are going to do is I will write it as limit x tends to pi. Pi square minus x square is pi plus x into pi minus x into cos of sin x into cosec of sin x equal to k pi. Now what we are going to do is इतने लिमिट को मैं L1 बोलता हूँ. ठीक है,
अभी देखो मैं डायरेक्टली x इक्वल टू पाई पुट करूंगा तो ये जीरो नहीं है, ये जीरो आ रहा है, साइन पाई जीरो, कॉस जीरो, ये भी जीरो नहीं आ रहा है, ये जीरो आ रहा है, ठीक है। कोसेक जीरो ये तो अनडिफाइंड आ रहा है, मतलब इन्फिनिटी इंटू जीरो के फॉर्मेट में आ रहा है। तो मैं पाई प्लस एक्स को L1 बोलता हूँ, कॉस ऑफ साइन एक्स को L2 बोलता हूँ, और पाई माइनस एक्स इंटू कोसेक ऑफ साइन एक्स को L3 बोलता हूँ। मतलब देखो इसके आगे क्या करना पड़ेगा, इसके आगे हमें लिमिट का रूल लगाना पड़ेगा, लिमिट ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ लिमिट्स। तो ये हो जाएगा इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई, पाई प्लस एक्स, इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई L2, L2 मतलब ये हो जाएगा कॉस ऑफ साइन एक्स, इंटू तीसरा आएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई, पाई माइनस एक्स इंटू कोसेक ऑफ साइन एक्स। ये बात समझ में आ रही है सब लोग को? वेल व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ इज, अच्छा यहाँ पे तो इतना लिमिट में कोई समस्या नहीं होगी, एक्स टेंड्स टू पाई यहाँ पे पुट करो, पाई प्लस पाई तो ये हो जाएगा 2 पाई, फिर एक्स टेंड्स टू पाई यहाँ पे पुट करो, साइन पाई 0, कॉस ऑफ 0 इज 1, तो इतना तो 1 आ गया। समस्या यहाँ पे है L3 में, L3 को मैं फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पे, L3 इक्वल टू है लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई, जस्ट थोड़ा कैमरा को सही कर लेते हैं। ओके, L3 इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई, पाई माइनस एक्स इंटू कोसेक ऑफ साइन एक्स। हम क्या करते हैं, पाई माइनस एक्स को ही टी पुट कर देते हैं, समझ सही चला जाएगा। तो हो जाएगा L3 इक्वल टू लिमिट ऑफ, देखो x टेंड्स टू पाई तो पाई माइनस एक्स विल टेंड टू जीरो, तो हो जाएगा लिमिट t टेंड्स टू जीरो, पाई माइनस एक्स इज टी, इंटू कोसेक ऑफ, ये देखिए पाई माइनस एक्स अगर टी है तो x हो जाएगा पाई माइनस टी, एक्स को पाई माइनस टी पुट करो तो हो जाएगा साइन ऑफ पाई माइनस टी, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा, तो हो जाएगा कोसेक ऑफ साइन टी। वेल सर व्हाट नेक्स्ट वी नीड टू डू, इसको मैं लिखूंगा लिमिट टी टेंड्स टू जीरो, टी अपॉन साइन ऑफ साइन टी, क्योंकि कोसेक थीटा को 1 बाय साइन थीटा लिख सकते हो। वेल व्हाट नेक्स्ट, देन नेक्स्ट वी विल डू, इसको लिखेंगे लिमिट टी टेंड्स टू जीरो, टी अपॉन साइन ऑफ साइन टी, ये तो पहले से ही था, इसको मैं साइन टी से मल्टीप्लाई करता हूँ, और वेल आई विल डिवाइड इट ऑल्सो बाय साइन टी। अभी क्या करता हूँ, इतने लिमिट को मैं L2 बोलता हूँ, इतने लिमिट को मैं L1 बोलता हूँ, ठीक है। मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ L1 इंटू L2, मतलब ये हो जाएगा L1, अच्छा देखो ये L3 के अंदर का L1 L2 है, मतलब इसको ओरिजिनल वाले पहले वाले L1 L2 से कंफ्यूज मत करना, दिस इज डिफरेंट L1 एंड डिफरेंट L2। तो L1 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा लिमिट t टेंड्स टू जीरो, t बाय साइन टी, मतलब ये साइन टी बाई टी का रेसिप्रोकल है, लिमिट टी टेंड्स टू जीरो, 1 का रेसिप्रोकल मतलब ये हो जाएगा 1। फिर L2 इक्वल टू होगा लिमिट टी टेंड्स टू जीरो, साइन टी अपॉन साइन ऑफ साइन टी, साइन टी अपॉन साइन ऑफ साइन टी। अभी क्या करेंगे, साइन टी को ही z पुट कर देंगे। अभी t टेंड्स टू जीरो हो रहा है तो साइन टी भी टेंड्स टू जीरो होगा, मतलब z भी टेंड्स टू जीरो होगा, मतलब ये हो जाएगा लिमिट z टेंड्स टू जीरो, साइन टी को z पुट कीजिए, हो जाएगा z बाय साइन z, मतलब ये फिर से यही फॉर्मेट में है, फिर से इसका आंसर आ गया 1, मतलब L1 भी 1 है, L2 भी 1 है, हमें चाहिए था इन दोनों का प्रोडक्ट, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 1, मतलब L3 का वैल्यू आ गया 1। क्लियर है रे भाई सब लोगों को? हमें तो ओरिजिनल L चाहिए था, हमारा ओरिजिनल L था L1 इंटू L2 इंटू L3, मतलब 2 पाई इंटू 1 इंटू 1, मतलब हमारा फाइनल आंसर है 2 पाई। अब इसको k पाई से कंपेयर करोगे तो k का वैल्यू क्या निकलेगा, ऑब्वियसली k का वैल्यू 2 मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पे, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। देखो क्वेश्चन 33 क्या बोल रहा है, व्हाट क्वेश्चन 33 इज टेलिंग अस, सर कैमरा सही करते हैं, यस जी, लेट ए बी इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, बी इक्वल टू पी क्यू आर, और पहला कंडीशन बोल रहा है कि एफ एक्स ऑन टू होना चाहिए, सेकंड ऑन टू मतलब समझ में आ रहा है ना, ऑन टू मतलब रेंज इक्वल टू कोडोमेन, मतलब जो बी में पी क्यू आर है ना वो सारा का सारे एलिमेंट्स यूज होना चाहिए। देखो फंक्शन का डेफिनेशन में ही बोला गया है कि डोमेन हमेशा यूज होना चाहिए, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, वेरी फैक्ट दैट इट इज फंक्शन
डोमेन के सारे एलिमेंट यूज होने वाले, लेकिन फंक्शन में कोडोमेन के सारे एलिमेंट नेसेसरीली यूज नहीं होते. इसमें ऑन टू फंक्शन बोला, इसलिए कोडोमेन भी पूरा यूज अप हो जाएगा. सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है? देयर आर एग्जैक्टली 3 एलिमेंट्स इन x सच दैट f of x equal to p. Now naturally the question arises, if there are exactly 3 elements in f of x such that f of a if there are exactly 3 elements in a such that f of x equal to p, so which are these 3 elements? क्या वो 3 एलिमेंट्स 1 2 3 है? क्या वो 3 एलिमेंट्स 1 2 7 है? क्या वो 3 एलिमेंट्स 4 6 7 है? क्या वो 3 एलिमेंट्स 3 5 6 है? कौन से 3 एलिमेंट्स है जिनके लिए f of x p होता है? So my first question, please listen carefully. My first question is, which are the, see you are telling me sir कि सर 3 ऐसे एलिमेंट्स है जिसके लिए f of x p है, लेकिन कौन से ऐसे 3 एलिमेंट्स हैं? मेरे पास तो यहाँ पे 7 एलिमेंट्स दिख रहे हैं. इस 7 में से कौन से 3? In how many ways I can select 3 elements out of 7 elements? In 7c3 ways. मतलब if I just want to make f of x equal to p, in how many ways I can do? I can do it in 7c3 ways. Got it? 7 में से कोई भी 3 एलिमेंट्स ले लो, उन 3 एलिमेंट्स को बोलो यू हैव टू मैप टू p. अभी देखो, 7 में से कोई भी 3 एलिमेंट सिलेक्ट कर लिए, तो अभी a में बचे 4 एलिमेंट्स और b में बचे 2 एलिमेंट्स. So that is fine, but then what we need to do next? Now you need to fulfill the first condition that fx is onto function. Onto मतलब range equal to codomain, मतलब b के सारे एलिमेंट्स यूज अप होने चाहिए. अभी देखो, हम ऑन टू फंक्शन का क्राइटेरिया छोड़ देते हैं. ए में कोई तो 4 एलिमेंट्स है. देखो ए बी सी डी, ए में ऐसे कोई एलिमेंट्स नहीं है, बट मैं हाइपोथेटिकली मान लेता हूँ कि ए में जो 4 एलिमेंट्स है उनको मैं ए बी सी डी बोल रहा हूँ. और बी में कोई तो 2 एलिमेंट्स है, पी क्यू आर में से कोई तो 2 एलिमेंट्स नहीं, 2 फिक्स्ड एलिमेंट्स है क्यू और आर, क्योंकि पी ऑलरेडी मैप हो चुका है. अभी हम ए को पूछेंगे कि उसको कहाँ कहाँ पे जाना है, तो ए बोल सकता है या तो मैं क्यू के पास जाऊंगा या तो आर के पास जाऊंगा. मतलब ए के पास 2 चॉइसेस है. बी ऑल्सो कुड मैप टू क्यू एज वेल, आर एज वेल, सो बी हैज 2 चॉइसेस. सिमिलरली फॉर सी इट हैज 2 चॉइसेस, डी ऑल्सो हैज 2 चॉइसेस. सो हाउ मेनी फंक्शंस कैन बी फॉर्म? 2 into 2 into 2 into 2, मतलब 16 टोटल फंक्शंस कैन बी फॉर्म. But well, we have to understand one thing, that we have not considered important factor, that this has to be onto function. Onto function मतलब every element p, मतलब q and r both have to be mapped. See, there is one possibility over here. When a says I want to map to q, b also says I want to map to q, c also says I want to map to q, d also says I want to map to q. In such case, r will be left out. Then function will not be onto function. Means out of this 16 function, there is one function in which everyone maps to q, that will not be onto function. Not only that, there will be another function where everyone will map to r, that won't also be onto function because q is left out in such case. मतलब 16 minus 1 means 2 functions will not be onto. Remaining 16 और minus 2 मतलब 14 functions will be onto functions. Clear है रे भाई सब लोग? 7c3 वेज में fx इक्वल टू p हो सकता है, और 14 वेज में बचे हुए एलिमेंट्स मैप कर सकते हैं. दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस बनेंगे 7c3 इंटू 14. 7c3 कितना है? देखो 7 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, मतलब 5 इंटू 6 इंटू 7 बाय 3 फैक्टोरियल. 3 फैक्टोरियल इज 6, तो हो जाएगा 5 इंटू 6 इंटू 7 बाय 6, मतलब 5 इंटू 7 35. 35 into 14, 14 5s are 70, carry 7, 14 3s are 70, 14 3s are 42, 42 plus 7 is 49, 49. That is the answer. समझ में आ रहा है भाई सब लोगों को? क्वेश्चन 34 बड़ा ही इंटरेस्टिंग है. देखिए, इंटरेस्टिंग भी है लेकिन साथ साथ में काफी सिंपल भी है. बोल क्या रहा है? एफ एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1. ये एक फंक्शन है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर. नेचुरली एफ का डोमेन है माइनस इन्फिनिटी टू ए, और इसका को डोमेन है बी टू इन्फिनिटी. ये जो फंक्शन एफ है, दिस इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन. ठीक है. एंड ए इज द लार्जेस्ट नंबर फॉर विच एफ एक्स इज बाइजेक्टिव. ठीक है. मतलब सी इन शॉर्ट ही इज टेलिंग कि ऐसा कोई तो डोमेन बताओ, ऐसा लार्जेस्ट डोमेन बताओ, नॉट कोई भी डोमेन, ऐसा एक लार्जेस्ट डोमेन बताओ और ऐसा लार्जेस्ट को डोमेन बताओ जिसके लिए फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन बनेगा. बाइजेक्टिव मतलब सब लोगों को याद होगा 1 1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए. 1 1 होना चाहिए मतलब हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन टेस्ट को पास करना चाहिए, और ऑन टू होना चाहिए मतलब रेंज इक्वल टू को डोमेन होना चाहिए. अभी मैं क्या करता हूँ, इतना सारा चीजें करना है ना, तो सिंपली एक
एक काम करते हैं, एफ एक्स का ग्राफ ही निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन का। तो एफ एक्स का ग्राफ कैसे निकलेगा देखो, ऑफ कोर्स एफ एक्स इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, मतलब इसका ग्राफ होगा पैराबोला, बट विच पैराबोला, वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ए का वैल्यू पॉजिटिव, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मींस दिस विल बी अ वर्टिकली अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। नाउ सेकंड थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, देखो सबसे पहला चीज है कि इसका ग्राफ पैराबोला होगा, देन ये होगा वर्टिकली अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला होगा। नेक्स्ट चीज क्या होगा, इसका रूट्स निकाल के देखते हैं, इसका रूट्स क्या होगा, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला यूज करो, माइनस बी प्लस माइनस रूट और बी स्क्वायर माइनस फोर ए, मतलब ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, तो हो जाएगा 1 प्लस माइनस रूट 2। तो इसके रूट्स है 1 प्लस रूट 2 और 1 माइनस रूट 2, दीज आर इट्स रूट्स। देन नेक्स्ट व्हाट एल्स, और इसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालते, देखो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए, मतलब इस केस में क्या हो जाएगा, वो माइनस बी बाई टू है, मतलब ये हो जाएगा 1 कॉमा माइनस डी बाई फोर, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, मतलब 4 प्लस 4 इज 8, माइनस 8 बाई 4, मतलब ये हो जाएगा 1 कॉमा माइनस 2, राइट, यस 1 कॉमा माइनस 2 हो जाएगा इसका वर्टेक्स, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। ठीक है, तो इतने इन्फॉर्मेशन का यूज करके एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन का ग्राफ निकालता है। ओके, वर्टिकली अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है, इसका एक रूट है 1 माइनस रूट टू, रूट टू इज 1.414, 1 माइनस रूट टू इज समथिंग निगेटिव, तो ये ऐसा एक रूट आएगा, दूसरा रूट आएगा 1 प्लस रूट टू, मतलब 1 प्लस 1.414, तो 2 से बड़ा भी एक रूट आएगा इसका, 2 से बड़ा भी एक रूट आएगा इसका, समथिंग लाइक दिस। एंड व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस वर्टेक्स, कोऑर्डिनेट ऑफ दिस वर्टेक्स इज 1 कॉमा माइनस 2। वेल व्हाट ही इज टेलिंग इज कि ऐसा ए का मैक्सिमम वैल्यू बताओ जिसके लिए माइनस इन्फिनिटी टू ए से बी टू इन्फिनिटी मैप करने, सी राइट नाउ फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव, क्योंकि देखिए ये 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। अगर मैं इसका डोमेन और कोडोमेन दोनों रियल नंबर्स लूँ तो कैसे, 1 1 क्यों नहीं है, क्योंकि HPLT पास नहीं कर रहा है, देखो हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन टेस्ट पास नहीं कर रहा है, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब ये 1 1 नहीं है। ऑन टू क्यों नहीं है, क्योंकि देखो इसका रेंज क्लियरली दिखाई दे रहा है, इसका रेंज है -2 टू इन्फिनिटी। अगर मैं कोडोमेन को R लूँ तो वो रेंज इक्वल टू कोडोमेन नहीं होगा, मतलब ऑन टू भी नहीं होगा। तो करंटली तो ये बाइजेक्टिव नहीं है, इसको 1 1 भी बनाना है, ऑन टू भी बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है बाइजेक्टिव है। और वो बोल कह रहा है माइनस इन्फिनिटी टू ए ऐसा डोमेन लो ताकि ये 1 1 हो। देखो 1 1 हो मतलब क्या, 1 1 होना चाहिए, इसका मतलब देयर शुड नॉट बी एनी टर्न्स इन द ग्राफ, क्योंकि देखो यहां तक तो ग्राफ स्मूथली जा रहा है, यहाँ पे टर्न मार रहा है। टर्न मारने से प्रॉब्लम क्या है, देखो हमारे टर्न मारने से प्रॉब्लम है कि जहां पे भी ग्राफ टर्न मारता है वहां पे फंक्शन का हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन टेस्ट इट कैन नॉट पास। एक ही लाइन दो अलग अलग पॉइंट पे कट करती है। बात समझ में आ रहा है सब लोगों को। मीन्स कहना है ऐसे कि अगर वो मुझे बोल रहा है कि मुझे माइनस इन्फिनिटी टू ए तक जाना है तो एटमैक्स इट कैन गो टू वर्टेक्स, क्योंकि वर्टेक्स के बाद जाएगा तो वो HPLT पास नहीं कर पाएगा। वर्टेक्स के बाद जाएगा तो क्योंकि उसने वर्टेक्स के बाद टर्न मार लिया है वो एक ही लाइन पे दो जगह पे कट कर देगा हॉरिजॉन्टल लाइन को। बात समझ में आ रही है सब लोग को? दैट्स इट। हमें तो ए का ही वैल्यू पूछा, हमें अच्छा नहीं बी का भी वैल्यू पूछा गया है, ठीक है। मतलब ए का वैल्यू क्या होगा, एक्स के ऐसे कौन से वैल्यू तक जाए ताकि फंक्शन 1 1 रहेगा। देखो माइनस इन्फिनिटी टू 1 तक जा सकता है क्योंकि 1 वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है, मतलब ए का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस इन्फिनिटी टू 1। अभी देखो 1 1 तो बन गया लेकिन ऑन टू बनाना है। ऑन टू मतलब रेंज इक्वल टू कोडोमेन होना चाहिए। देखो इसका रेंज क्या है, इसका रेंज है -2 टू इन्फिनिटी, ठीक है। और वही उसका कोडोमेन भी होना चाहिए, मतलब लेकिन कोडोमेन तो बी टू इन्फिनिटी बोला है, मतलब बी का वैल्यू हो जाएगा -2। बात समझ में आ रहा है सब लोग को? तो ए का वैल्यू आया 1, बी का वैल्यू आया -2। पूछा गया है a प्लस बी प्लस 1729, तो ऐड कर दो वो आ जाएगा 1728। बात क्लियर है रे भाई सब लोग को? अभी क्वेश्चन 35 देखते हैं, ये तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आई होप बहुत लोग का ये बन भी गया होगा। क्या बोल रहा है ये, एफ मैप्स फ्रॉम आर टू आर इज इंजेक्टिव मैपिंग। भाई ये इंजेक्टिव मैपिंग का ही याद है ना सब लोग को? इंजेक्टिव मैपिंग मतलब 1 1 मैपिंग। 1 1 मैपिंग का ही दूसरा नाम है इंजेक्शन और इंजेक्टिव मैपिंग। अभी ये इंटरेस्टिंग चीज बोल रहा है कि एफ एक्स इज इंजेक्टिव ऑल्सो पी क्यू आर बी नॉन जीरो डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, ऐसा भी बोल रहा है वो। अभी उसने पहला इन्फॉर्मेशन तो भाई ये देकर के रखा है कि एफ ऑफ पी बाय आर इक्वल टू एफ ऑफ पी माइनस क्यू बाई क्यू माइनस आर। अभी देखो हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन और 1 1 फंक्शन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन? इफ एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2
दैट इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2। अगर ऐसे हुआ तो ही फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। दिस इज द एल्जेब्रिकल डेफिनेशन ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन और वन वन फंक्शन। अभी यहाँ पे क्लियरली सीधा सीधा बोल दिया कि एफ ऑफ पी बाई आर इक्वल टू एफ ऑफ पी माइनस क्यू बाई क्यू माइनस आर, और इंजेक्टिव फंक्शन बोल दिया। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा पी बाई आर इक्वल टू पी माइनस क्यू बाई क्यू माइनस आर इक्वल टू पी माइनस क्यू बाई क्यू माइनस आर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पी क्यू माइनस पी आर इक्वल टू पी आर माइनस क्यू आर। वेल वेट अ मिनट, पी आर माइनस क्यू आर, ये हुआ पी आर माइनस क्यू आर। ओके, अभी क्या करो, ये क्यू आर को इधर लेके आओ, पी आर को इधर लेके जाओ, तो ये हो जाएगा टू पी आर इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर। मतलब ये हो जाएगा क्यू इंटू पी प्लस आर। मतलब क्यू हुआ टू पी आर डिवाइडेड बाय पी प्लस आर, राइट? नाउ नेक्स्ट थिंग व्हाट ही हैज टोल्ड इज एफ ऑफ क्यू बाय आर equal to f of r by p. Again, since it is injective function, f of x1 equal to f of x2 implies x1 equal to x2. तो ये हो जाएगा q by r equal to r by p. तो ये हो जाएगा pq equal to r square. बात समझ में आ रही है भाई? pq equal to r square मतलब मैं बोल सकता हूँ q equal to r square divided by p. अब ये जो q equal to r square by p है, ये इस इक्वेशन में पुट करता हूँ, तो मुझे मिलेगा r square by p equal to 2pr divided by p plus r. आर आर कैंसिल हो जाएगा भाई, कैंसिल होना जरूरी नहीं है, हो सकता है कि आर जीरो हो। अगर आर जीरो होगा तो कैंसिल नहीं होगा, लेकिन आर जीरो नहीं हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है एफ ऑफ पी बाय आर। अगर आर जीरो होता तो डिनोमिनेटर जीरो बन जाएगा, ये तो नहीं चलेगा। तो आर जीरो नहीं है, वी आर श्योर अबाउट इट। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा पी आर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू टू पी स्क्वायर। दिस इज क्लियर टू एवरीवन? ओके, नाउ नेक्स्ट व्हाट वी विल डू, इस पूरे को आर एच एस में भेज देते हैं। ये हो जाएगा टू पी स्क्वायर माइनस पी आर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो। मतलब टू पी स्क्वायर माइनस टू पी आर प्लस पी आर माइनस आर स्क्वायर हो गया जीरो। तो ये हुआ टू पी इंटू पी माइनस आर प्लस आर इंटू पी माइनस आर इक्वल टू जीरो। तो ये हुआ टू पी प्लस आर इंटू पी माइनस आर इक्वल टू जीरो। नाउ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज जीरो, मीन्स वन ऑफ देम शुड बी जीरो। तो टू पी प्लस आर इक्वल टू जीरो होना चाहिए, या तो फिर पी माइनस आर जीरो होना चाहिए। मतलब आर इक्वल टू माइनस टू पी होगा, या तो आर इक्वल टू पी होगा। बट वेल दिस कांट हैपन सर, वाई इट कांट हैपन? वाई कांट आर बी इक्वल टू पी? क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया है, क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, पी क्यू आर आर नॉन जीरो डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स। पी इक्वल टू आर होगा तो उनको डिस्टिंक्ट थोड़ी ना बोल पाएगी। मतलब आर इक्वल टू माइनस टू पी इज द ओनली पॉसिबिलिटी। सर व्हाट अबाउट क्यू? तो हम लोगों ने पहले ही निकाला था। ओके, क्यू के बारे में हमारा इन्फॉर्मेशन पिछले पेज पे है। आ गया भाई क्यू के बारे में इन्फॉर्मेशन। क्यू के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? क्यू है टू पी आर डिवाइडेड बाई पी प्लस आर। क्यू है टू पी आर डिवाइडेड बाई पी प्लस आर। तो ये हुआ क्यू इक्वल टू टू पी इंटू आर। आर इज नथिंग बट माइनस टू पी। तो ये हुआ इंटू माइनस टू पी डिवाइडेड बाई पी प्लस आर। मतलब ये हुआ पी प्लस माइनस टू पी मतलब माइनस पी। माइनस टू पी बाय माइनस पी मतलब ये हुआ टू। टू इंटू टू पी मतलब ये हुआ फोर पी। तो क्यू इक्वल टू मिला फोर पी। बात समझ में आ रहा है सब लोग को? अभी देखो, हमें बोला गया है कि जी ऑफ एक्स है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। मतलब ये होगा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू। क्यू मतलब ये है फोर पी एक्स प्लस आर। आर इज नथिंग बट माइनस टू पी। मतलब ये इफेक्टिवली हो गया p इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस टू। क्लियर है भाई? ये है जी एक्स। अभी वो बोल रहा है कि g ऑफ, देखो दिस पर्टिकुलर ग्राफ पासेस थ्रू 1,6। मतलब g ऑफ x का वैल्यू 6 है। x इक्वल टू 1 पुट करो तो हो जाएगा g ऑफ 1 मतलब 6। 6 इक्वल टू p इंटू वन स्क्वायर इज 1 प्लस 4 माइनस 2 5 माइनस 2 इज 3 3p इक्वल टू 6। तो आपको मिला p इक्वल टू 2। बट आपको p नहीं चाहिए था, p इक्वल टू 2। आर वी राइट? तो Q का वैल्यू कितना आएगा? Q इक्वल टू तो 4p है हमारा, करेक्ट? Q इक्वल टू 4p ही आया था, 2pr बाई पी प्लस आर, जहाँ पे r का वैल्यू था माइनस 2p। r का वैल्यू आया था हमारा माइनस 2p। यहाँ पे पुट किया था p माइनस 2p इज माइनस p एंड यहाँ पे माइनस 2p। तो ठीक है, एनीवे तो ये आ रहा है 4p। और p का वैल्यू 2 है, मतलब Q का वैल्यू आ जाएगा 4p, मतलब Q का वैल्यू आएगा 8। समझ में आ रहा है भाई सब लोगों को? ठीक है, तो ये था क्वेश्चन 35। लेट्स मूव अहेड। Question number 36, what he is asking, if n be the number of one-one functions, see n is the number of one-one functions, fx satisfying the inequality f of x का whole square minus 6 times f of x square plus 9 is less than or equal to 0। ठीक है, ठीक है। then limit x tends to n। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बोल रहा है f of x का whole square
माइनस सिक्स एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज लेस देन और इक्वल टू 0 बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो इसमें मैं क्या करता हूँ ना, x इक्वल टू 0 पुट कर सकता हूँ, क्योंकि फंक्शन अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो फंक्शन में एक वैल्यू पुट करने के बाद भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 0 का होल स्क्वायर, देखो माइनस 6 टाइम्स एफ ऑफ 0 स्क्वायर, एफ ऑफ 0 स्क्वायर इज एफ ऑफ 0 ओनली, प्लस 9 इज लेस देन और इक्वल टू 0, मतलब ये हुआ एफ ऑफ 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 0। बट अरे ये तो कुछ गड़बड़ कर रहा है। स्क्वायर ऑफ अ नंबर कैन इट बी नेगेटिव, इट कैन नेवर बी नेगेटिव, बट कैन इट बी इक्वल टू 0, यस इट कैन बी इक्वल टू 0। मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है कि एफ ऑफ 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर 0 बन जाए, एफ ऑफ 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर 0 बन जाए, मतलब एफ ऑफ 0 माइनस 3 0 बन जाए, मतलब एफ ऑफ 0 का वैल्यू हो गया 3। बात समझ में आ रहा है? अभी क्या करता हूँ मैं, x इक्वल टू 1 पुट करता हूँ, x इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो क्या मिलेगा, एफ ऑफ 1 का होल स्क्वायर माइनस 6 टाइम्स एफ ऑफ 1 स्क्वायर, एफ ऑफ 1 स्क्वायर मतलब एफ ऑफ 1 ही है ये, प्लस 9 इज लेस देन और इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? तो ये हुआ इफेक्टिवली सेम ही चीज, एफ ऑफ 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर इज नेगेटिव, अगेन सेम रीजन, एफ ऑफ 1 का वैल्यू सिर्फ 3 आ सकता है। सर ये तो अच्छी बात की आपने एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 1 का वैल्यू निकाला, लेकिन हमें 1 1 फंक्शन के बारे में बोला था भाई। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। एफ ऑफ 0 का वैल्यू भी 3 है, एफ ऑफ 1 का भी वैल्यू 3 है, दो अलग अलग पॉइंट्स पे सेम वैल्यू आ रहे हैं, सो कैन इट बी 1 1 फंक्शन, इट कैन नेवर बी 1 1 फंक्शन। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसे कितने 1 1 फंक्शंस पॉसिबल है, देयर आर नो सच 1 1 फंक्शंस पॉसिबल, मतलब n का वैल्यू आया 0, क्योंकि n है नंबर ऑफ पॉसिबल 1 1 फंक्शंस। बात समझ में आ रहा है? तो इफेक्टिवली वो हुआ लिमिट x टेंड्स टू 0, ब्रैकेट वाला चीज। तो देखो ब्रैकेट में आप देख रहे हैं तो वो है x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम ही है। अभी देखो x टेंडिंग टू 0 भी हो तो x इक्वल टू 0 तो नहीं हो रहा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कैंसिल करके 1 बन सकता है। तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू n 1 प्लस 0, x टेंड्स टू 0 1 प्लस 0, मतलब ये हो जाएगा 1। बात समझ में आ रहा है भाई सब लोग को? सिंपलेस्ट पॉसिबल क्वेश्चन था। अगर किसी को इतना सूझ गया कि x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 पुट करना है, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 पुट करना है, देन ही कैन इजीली डू द क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 37 पे, क्या बोल रहा है देखते हैं। व्हाट ही इज टेलिंग, वेल ऐसा एक क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी किया है जिसमें 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 2 माइनस ये सब चीज़ें आती है। तो डायरेक्टली मैं क्वेश्चन को लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ता हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब ये इफेक्टिवली पूछ रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस g ऑफ एफ एक्स। मैं इसके पहले भी ऐसा क्वेश्चन बता चुका हूँ इसी पेपर में, तो मैं डायरेक्टली जंप करूँगा सोल्यूशन पे। सब हमें पूरे का लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस निकालने की जरूरत नहीं, सिर्फ लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स निकालना सफिशियंट है। अभी देखिए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, क्योंकि एफ एक्स पहले आता है ना, बाद में उसके ऊपर g अप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स। 0 माइनस मतलब x इज लेस देन 0, x लेस देन 0 के लिए एफ एक्स का कौन सा डेफिनेशन है, देखिए 2 माइनस एक्स वाला डेफिनेशन है। अभी x टेंड्स टू 0 इसमें पुट कीजिए तो ये हो जाएगा 2 माइनस ऑफ 0 माइनस। देखो 2 माइनस 0 तो 2 होता है, लेकिन बात समझो कि 2 में से 0 सब्सट्रैक्ट नहीं किया है, 2 में से ऐसा नंबर सब्सट्रैक्ट किया है जो 0 से भी छोटा है। 0 से छोटा है मतलब वो एक निगेटिव नंबर है, 2 में से निगेटिव नंबर सब्सट्रैक्ट किया मतलब 2 में कोई पॉजिटिव नंबर ऐड किया, मतलब ये इफेक्टिवली 2 प्लस हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है भाई? मतलब इसका आउटपुट तो 2 प्लस आ रहा है, मतलब इफेक्टिवली हमें निकालना है g ऑफ 2 प्लस। अभी देखिए g 2 प्लस के लिए कौन सा डेफिनेशन है, 2 प्लस मतलब ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 के लिए x प्लस 1 डेफिनेशन है, मतलब ये इक्वल टू होगा x प्लस 1 एट x इक्वल टू 2। 2 प्लस 1 मतलब ये इफेक्टिवली हुआ 3, मतलब हमारा रिक्वायर्ड आंसर है 3 इस पर्टिकुलर केस में। बात समझ में आ रहा है बच्चों को? तो ये तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सिमिलरली 38 भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। 38 में क्या है, हमें राइट हैंड लिमिट निकालना है, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड g ऑफ एफ एक्स। तो ऑफ कोर्स हम लोग पहले निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड एफ एक्स। x टेंड्स टू 0 प्लस मतलब x इज ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 के लिए कौन सा डेफिनेशन है, sin x बाय x है। तो ये हुआ लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस sin x बाय x। x टेंड्स टू 0 प्लस sin x बाय x, तो ये क्या होता है, ये होता है 1, बट दिस इज 1 माइनस, ये क्यों 1 माइनस होता है ये हम लोग इसी एनालिसिस में इसके पहले पढ़ चुके हैं। तो ये होगा भाई 1 माइनस, मतलब देखो इसका तो आउटपुट 1 माइनस है, मतलब इफेक्टिवली हमें चाहिए g ऑफ 1 माइनस। 1 माइनस मतलब लेस देन 1, लेस देन 1 के लिए g का कौन सा डेफिनेशन है, x माइनस 1, तो ये हो जाएगा इक्वल टू x माइनस 1 एट x इक्वल टू 1 माइनस 1 हो गया 0, सो दिस इज अवर आंसर। बात समझ में आ रहा है भाई सब लोग को? तो ये हुआ 37 38 दोनों पूरा हो गया। फिर 39 पे आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया 39 में,
ठीक है, एफ एक्स है x+1 बाय एक्स, और जी एक्स है x+1 बाय x+2, x+1 डिवाइडेड बाय x+2। ठीक है, तो हमें डोमेन्स पूछ रहा है वो एक एक करके। सबसे पहले पूछा है f ऑफ x का डोमेन। देखो f ऑफ x मतलब f ऑफ x डिफाइंड होने के लिए सबसे पहले f(x) जो लिखा गया है वो डिफाइंड होना चाहिए, मतलब x+1 बाय x डिफाइंड होना चाहिए। x+1 बाय x कब डिफाइंड होता है? इसके डोमेन में सब कुछ आता है, बट x=0 एक्सक्लूड हो जाता है, क्योंकि देखो x=0 पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है ना, तो x=0 इसके डोमेन से एक्सक्लूडेड है। बात समझ में आ रही है सब लोगों को? अभी ये बात समझो कि अगर f(x) बोल रहा है कि x0 एक्सक्लूड होना चाहिए, तो f(x) क्या बोलेगा? f(x) बोलेगा कि f(x)=0 एक्सक्लूड होना चाहिए। ये बात समझने की कोशिश कीजिए। देखो f(x)=0 को x=0 से समझता है, तो f(x) को f(x)=0 से समझता है। मतलब देखो जहाँ पे f(x)=0 होगा वो चलेगा नहीं। f(x) मतलब x+1 बाय x जहाँ पे 0 होगा वो चलेगा नहीं। लेकिन भाई ये समझने की कोशिश करो। एनीवे मैं AMGM इनइक्वालिटी से बताने वाला था, बट दैट यू डू बाय ऑन योर ओन। x+1 बाय x 0 क्यों नहीं हो सकता, ये AMGM इनइक्वालिटी से भी समझ सकते हो, लेकिन मैं कुछ और बताऊंगा। ये है x²+1 डिवाइडेड बाय x=0, मतलब x²+1 = 0। x²+1 तो रियल नंबर्स में कभी 0 नहीं होता। मतलब देखो सेकंड वाला जो कंडीशन था वहां से कोई एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं मिला, बस एक ही कंडीशन पहले मिला, दैट इज x=0 हैज टू बी इंक्लूडेड। मतलब डोमेन आया r-0, तो ए का आंसर है r, मतलब PQRS में वाला r, दैट इज r-0। समझ में आ रहा है भाई? फिर आगे पूछा है g(x) का डोमेन पूछा। g(x), तो सबसे पहले तो g(x) डिफाइंड होना चाहिए, मतलब x+1 बाय x+2 शुड बी डिफाइंड। दिस शुड बी डिफाइंड मीन्स डिनोमिनेटर कांट बी 0, मतलब x कांट बी इक्वल टू -2। बात समझ में आ रहा है? तो दिस इज कंडीशन नंबर 1। अभी देखो gx बोल रहा है कि मुझे डिफाइन होने के लिए x0 इक्वल टू -2 होना चाहिए, तो g(x) डिफाइन होने के लिए देखो g(x) के लिए x0 इक्वल टू -2, तो g(x) के लिए g(x) शुड नॉट बी इक्वल टू -2। g(x) शुड नॉट बी इक्वल टू -2, मतलब ये हुआ x+1 बाय x+2 शुड नॉट बी इक्वल टू -2, मतलब x+1 शुड नॉट बी इक्वल टू -2x -4। ऐड कीजिए, ये हो जाएगा 3x इज नॉट इक्वल टू -5, मतलब x इज नॉट इक्वल टू -5/3। बात समझ में आ रहा है? तो x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -5/3 ये डोमेन में से हटाइए, मतलब r -(-2, -5/3) p वाले ऑप्शन में है ये। बात समझ में आ रहा है सब लोग? फिर 39 का सी पार्ट भी देख लीजिए। 39 के सी पार्ट में बोला गया है f(g)(x), तो ऑफ कोर्स f(g)(x) में सबसे पहले gx शुड बी डिफाइंड। gx शुड बी डिफाइंड। gx कब डिफाइंड होता है हमने पीछे ही देख लिया कि जब x इज नॉट इक्वल टू -2। फिर ये बात समझिए कि हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था कि fx इज डिफाइंड व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0। तो f(g)(x) कब डिफाइंड होगा? f(g)(x) विल बी डिफाइंड व्हेन g(x) इज नॉट इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ रहा है? f(x) is defined when x is not equal to 0, लेकिन हमें पूछा है f(g)(x), तो f(g)(x) will be defined when gx is not equal to 0। gx not equal to 0 मतलब x+1 बाय x+2 should not be equal to 0, मतलब इफेक्टिवली आया x is not equal to -1। तो देखो क्या क्या नहीं अलाउड है, -2 अलाउड नहीं है, -1 अलाउड नहीं है। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? S नंबर के ऑप्शन में दिख रहा है। बात समझ में आ रहा है? अभी लास्ट वन है g(f(x), भाई ये मैं नहीं करूँगा, सिंपल सा है। अभी सब लोगों को समझ में आ गया, बहुत सिंपल प्रोसीजर है, सेम प्रोसीजर फॉलो करो, g(f(x) का भी डोमेन निकल जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन 40 का फर्स्ट सब पार्ट देखते हैं। देखो ये जो गिवन क्वांटिटी है ना, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1² + 2² + so on up to n² minus fractional part of 1² plus fractional part of 2² plus so on up to fractional part of n² whole divided by n³। कैन आई राइट इट लाइक दैट? क्योंकि देखो बॉक्स x होता है x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो बॉक्स ऑफ 1² होगा 1² माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1², बॉक्स ऑफ 2² होगा 2² माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2² एंड सो ऑन। ये बात समझ में आ रही है सब लोगों को? अभी मैं क्या करता हूँ, इतने लिमिट को L1 बोलता हूँ और इतने लिमिट को L2 बोलता हूँ। तो L1 इक्वल टू हुआ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1² + 2² so on up to n² डिवाइडेड बाय n³। तो देखो 1² + so on up to n² कितना होता है? ये होता है n × n+1 × 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। अभी देखिए
इसमें क्या करेंगे, एन क्यूब में से एक एक ब्रैकेट को देंगे, मतलब देखो एन क्यूब को लिखेंगे एन इंटू एन इंटू एन, एक एन इसको देंगे तो एन बाय एन हो जाएगा 1, एक एन इसको देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय एन, एक एन इसको देंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 बाय एन। बात समझ में आ रहा है? होल डिवाइडेड बाय 6 इसका लिमिट एन, होल डिवाइडेड बाय 6 इसका लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पूछा है। देखो एन इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करो तो ये 0 हो रहा है, ये 0 हो रहा है, तो ये होगा 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6, 2 बाय 6 मतलब ये इफेक्टिवली हुआ 1/3। गॉट इट एवरीबडी? तो L1 का वैल्यू निकला, लेकिन सर L2 का वैल्यू तो बहुत परेशान करेगा। नहीं, बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा, इसके लिए हमें सैंडविच थ्योरम मदद करेगा। L2 है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 स्क्वायर सो ऑन अप टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n क्यूब। भाई एक बात समझने की कोशिश करो कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हमेशा 0 to 1 के बीच में लाई करता है, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 स्क्वायर भी 0 to 1 के बीच में लाई करेगा। सिमिलरली फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 स्क्वायर भी 0 to 1 के बीच में लाई करेगा। सिमिलरली फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ n स्क्वायर भी 0 to 1 के बीच में लाई करेगा। अभी इन सब इक्वेशंस को ऐड करो, ऐड करने से क्या मिलेगा, 0 लेस देन और इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 स्क्वायर सो ऑन अप टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ n स्क्वायर इज लेस देन 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने बार ऐड हुआ, देखो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, मतलब 1 2 अप टू n टर्म्स है, तो इज लेस देन n आ गया। अभी क्या करेंगे, ये तीनों साइड को n क्यूब से डिवाइड करेंगे, 0 बाय n क्यूब तो 0 ही होता है, लेस देन और इक्वल टू ये हमारा रिक्वायर्ड क्वांटिटी आ जाएगा L2, देखो बाय n क्यूब करेंगे तो L2 आ जाएगा, इज लेस देन n बाय n क्यूब मतलब 1 बाय n स्क्वायर। अभी इसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी भी लगा सकते हैं सर, लिमिट को इनइक्वालिटी में लिमिट्स लगा सकते हैं भाई, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था इनइक्वालिटीज लिमिट्स आर फॉलोड, सॉरी इनइक्वालिटीज फॉलो लिमिट्स, रादर हमने उल्टा बोल दिया अभी। लिमिट्स फॉलो इनइक्वालिटी, मतलब जो ओरिजिनल फंक्शंस का इनइक्वालिटी होता है वही इनइक्वालिटी उसका लिमिट्स भी फॉलो करते हैं। ये थ्योरम हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, पहले भी मतलब इस एनालिसिस में नहीं पढ़ा था, लेकिन जब लिमिट्स पढ़ा था दैट टाइम वी हैड स्टडीड। तो ये होगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यहाँ पे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यहाँ पे, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यहाँ पे। देखिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 तो 0 ही होगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाय n स्क्वायर 0 होगा। अभी ये जो लिमिट है ये दोनों के बीच में लाई कर रहा है, और इस मतलब 0 लेस देन और इक्वल टू L2 लेस देन 0, मतलब अभी यहाँ पे लगेगा सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम से ये 0 और 0 इन दो लिमिट्स के बीच में लाई कर रहा है, 0 और 0 के बीच में और कौन सा लिमिट लाई कर सकता है, 0 ही लाई कर सकता है, मतलब L2 का वैल्यू होगा 0। हमें चाहिए था L1 माइनस L2, L1 था 1/3 और L2 था 0, मतलब हमारा आंसर आ जाएगा 1/3 माइनस 0 इक्वल टू 1/3। बात समझ में आ रहा है भाई सब लोग को? तो ये था भाई फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट भी सेम ही चीज़ है, सेकंड पार्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो मैं सेकंड पार्ट नहीं बताने वाला हूँ। सेकंड पार्ट और मतलब 40 का ए पार्ट और बी पार्ट सेम ही है, बस n स्क्वायर के जगह पे n क्यूब है और n क्यूब के जगह पे n टू द पावर 4 है डिनोमिनेटर, दैट्स इट। तो बी पार्ट मैं नहीं करूँगा, ये आप लोग कर लीजिए। सी पार्ट, 40 का सी पार्ट देखते हैं क्या है। 40 के सी पार्ट में है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाय n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 बाय n स्क्वायर प्लस 2 सो प्लस 3 बाय n स्क्वायर प्लस 2 ऑफ कोर्स सो ऑन अप टू n बाय n स्क्वायर प्लस n। मतलब इफेक्टिवली इसने पूछा है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ समेशन r बाय n स्क्वायर प्लस r, ऐसे पूछा गया है, वेयर ऑफ कोर्स r गोज फ्रॉम 1 टू n। ये पूछा गया है, देखिए अच्छे से, r बाय n स्क्वायर प्लस r ये पूछा गया है। वेल नाउ कहना है कि ये जो 1 बाय r बाय n स्क्वायर प्लस r ये जो क्वांटिटी है, ये ऑफ कोर्स व्हेन r गोज फ्रॉम 1 टू n, इसमें r बाय n स्क्वायर प्लस r ये वाली क्वांटिटी r बाय n स्क्वायर प्लस 1 और r बाय n स्क्वायर प्लस n ये दो क्वांटिटी के बीच में लाई कर रही है। अभी देखिए 1 r 1 से n तक जा रहा है, रादर ये छोड़ दीजिए, कहना है कि 1 लेस देन और इक्वल टू r लेस देन और इक्वल टू n है, तो दैट मीन्स 1 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बाय r विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बाय n, रेसिप्रोकल कर रहे तो इनइक्वालिटी उल्टा हो जाएगा। दैट अल्सो मीन्स, और रादर 1 लेस देन और इक्वल टू r लेस देन और इक्वल टू n। अभी क्या कीजिए आप n स्क्वायर ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू n स्क्वायर प्लस r इज लेस देन और इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n। अभी रेसिप्रोकल कीजिए तो इनइक्वालिटी उल्टा हो जाएगा, 1 बाय n स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बाय n स्क्वायर प्लस r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बाय n स्क्वायर प्लस n। n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, n से नहीं r से मल्टीप्लाई कर दीजिए तीनों साइड, क्योंकि देखो r पॉजिटिव है, r पॉजिटिव मतलब इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा नहीं होगा इनइक्वालिटी, तो हो जाएगा r बाय n स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू r बाय n स्क्वायर प्लस r।
इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आर बाय एन स्क्वायर प्लस एन। अभी ये बात समझ में आ रही है? मतलब ये जो आर बाय एन स्क्वायर प्लस आर है ये इन दो इनइक्वालिटी के बीच में लाई कर रहा है। ऑफ कोर्स अगर ये इनइक्वालिटी फॉलो हो रहा है तो समेशन आर गोज फ्रॉम एन यहाँ पे लगाइए या समेशन आर गोज फ्रॉम एन यहाँ पे लगाइए, समेशन आर गोज फ्रॉम 1 to n यहाँ पे लगाइए, ये भी इनइक्वालिटी फॉलो होगा। अभी मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको इवेल्यूएट करता हूँ। इसको मैं बोलता हूँ L1, इसको बोलता हूँ L2, इसको बोलता हूँ L3। अब ये जो L1 है समेशन आर गोज फ्रॉम 1 to n आर बाय एन स्क्वायर प्लस 1। अभी देखो समेशन आर के ऊपर अप्लाई हो रहा है तो 1 बाय एन स्क्वायर प्लस 1 तो कांस्टेंट के तरीके एक्ट करेगा, तो 1 बाय एन स्क्वायर प्लस 1 को बाहर ले सकते हैं। समेशन आर गोज फ्रॉम 1 to n आर, समेशन आर गोज फ्रॉम 1 to n आर क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 1 बाय एन स्क्वायर प्लस 1 पहले से था इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। बात क्लियर है? बट व्हाट डू वी वांट? वी डोंट वांट जस्ट L1, वी वांट उसका लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी L1 क्या हो जाएगा, इक्वल टू होगा ये जो n स्क्वायर प्लस 1 है ना डिनोमिनेटर में, उसको n स्क्वायर से डिवाइड कीजिए तो हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय एन स्क्वायर। 2 को बाहर लेके आइए, n स्क्वायर में से एक n यहाँ पे दीजिए, n कट जाएगा, एक n यहाँ पे दीजिए, हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय एन। बात समझ में आ रहा है? इसका लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, तो हो जाएगा 1/2 इंटू 1, मतलब ये हो जाएगा हाफ। मतलब L1 का लिमिट आ रहा है हाफ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी L1 इक्वल टू हाफ। क्लियर है सब लोगों को? अभी मैं L3 का लिमिट निकालूंगा। L3 इक्वल टू है समेशन आर गोज फ्रॉम 1 to n आर बाय एन स्क्वायर प्लस एन। अगेन लिमिट समेशन आर के टर्म्स में जा रहा है तो n कांस्टेंट के तरीके एक्ट करेगा, ये होगा 1 बाय एन स्क्वायर प्लस एन इंटू समेशन आर गोज फ्रॉम 1 to n आर। समेशन आर होता है n इंटू एन प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 1 बाय एन स्क्वायर प्लस एन इंटू n प्लस 1/2। n इंटू एन प्लस 1 मतलब ये n स्क्वायर प्लस एन, n स्क्वायर प्लस एन, n स्क्वायर प्लस एन कैंसिल, तो ये हो गया हाफ। मतलब देखो अभी हाफ को भी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाए के तो हाफ ही आएगा, मतलब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी L3 भी हाफ। अभी देखो हमारा जो रिक्वायर्ड लिमिट था वो L1 और L3 के बीच में लाई कर रहा है। L1 का भी लिमिट हाफ है, L3 का भी लिमिट हाफ है, मतलब सैंडविच थ्योरम से L2 का भी लिमिट हाफ हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है बच्चों? तो सैंडविच थ्योरम से C का आंसर आ रहा है हाफ, मतलब Q वाला ऑप्शन। बात समझ में आ रहा है? नाउ शैल आई टेल D वाला? वेल आई विल नॉट टेल D वाला, क्योंकि C वाला इज टफर देन D वाला, D वाला इज इजियर। बट एनीवे इफ समबडी वांट्स हिंट आई विल टेल द हिंट। D को आप लिख सकते हैं समेशन R गोज फ्रॉम 1 to n n बाय एन स्क्वायर प्लस R, एंड फिर मैं लिख सकता हूँ 1 लेस देन और इक्वल टू R लेस देन और इक्वल टू n, क्योंकि R 1 to n जा रहा है तो n स्क्वायर प्लस 1 विल बी लेस देन और इक्वल टू n स्क्वायर प्लस R विल बी लेस देन और इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n। इसका रेसिप्रोकल लेके तो हो जाएगा 1 बाय एन स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे मैं लेके जा रहा हूँ इसको, 1 बाय एन स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बाय एन स्क्वायर प्लस आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बाय एन स्क्वायर प्लस एन। एन से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा n बाय एन स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू n बाय एन स्क्वायर प्लस आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n बाय एन स्क्वायर प्लस एन। बात समझ में आ रहा है रे भाई? अभी ऑफ कोर्स आपको समेशन पूछा है तो समेशन आर गोज फ्रॉम 1 to n, समेशन आर गोज फ्रॉम 1 to n, समेशन आर गोज फ्रॉम 1 to n, तीनों जगह पे लगा दीजिए। इसको L1 बोलिए, इसको L2 बोलिए, इसको L3 बोलिए, L1 और L3 का वैल्यू निकालिए, यहाँ पे भी सैंडविच थ्योरम से आंसर आ जाएगा। प्लीज़ इसको कंप्लीट कर लीजिए। सो ठीक है, दैट्स इट। यहाँ पे हमारा एनालिसिस ख़त्म होता है। क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग थे। क्वेश्चन 40 अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे ना तो क्वेश्चन 40 जो है, क्वेश्चन 40 के सारे सब पार्ट से सैंडविच थ्योरम पर बेस्ड है। फिर क्वेश्चन 39 तो भाई कंपोजिशन पे बेस्ड है, और क्वेश्चन 37, 38 इसमें कुछ कुछ नए टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने मिले होंगे। शायद से आपने पहले सॉल्व किए होंगे, शायद से आपने पहले सॉल्व नहीं भी किए होंगे। जैसे 37 और 38 वाले टाइप के क्वेश्चन देखिए, और उसके पहले भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन आया था। मतलब 1 + 1 माइनस से बहुत सेंसिटिव होता है, वो देखना पड़ता है कि लिमिट का वैल्यू 1 है तो 1+ है एग्जैक्टली या 1 माइनस है, 2+ है या 2 - है, वो देखना, दैट मैटर्स, दैट चेंजेस द आंसर। ठीक है, दैट्स इट, वी विल एंड हियर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम